नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। और रामगंज थाना क्षेत्र के औद्योगिक इलाके में एक ट्रक ड्राइवर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक मृतक जो है नरेंद्र कुमार, जो हाथरस के रहने वाले थे और पुणे से माल लेकर कोका कोला फैक्ट्री पहुंच रहे थे। बताया जा रहा है कि ट्रक खड़े करने के बाद से शौच के लिए वो गए हुए थे और तभी अचानक गिर पड़े। उनके साथी ने तुरंत ही एम्बुलेंस की मदद से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रथम दृष्टि से मौत का कारण जो है वो हार्ट अटैक माना जा रहा है। हालांकि इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है ताकि मौत के सही कारणों का पता लगाया जा सके। वैसा इसका नाम नरेंद्र है, ड्राइवर है। कोकोला पे गाड़ी खड़ी और लैट्रिन जा रहा था। ये जब ये अचानक एक हाथ से मोबाइल में बात कर रहा था, एक हाथ में लैट्रिन की बोतल लग रही थी, वहीं एकदम ये इसको कुछ अटैक पड़ गया, वो वहीं नाले में गिर गया। मृतक का क्या नाम है और कहाँ का रहने वाला इसका नाम नरेंद्र है, पिताजी का नाम निहाल सिंह है। मैं इसके साथ में था, मैं कंडक्टर हूँ, इसी के गाँव का हूँ। रहने वाले कहाँ के हैं? ये हाथरस गेट पड़ता है, थाना जिला हाथरस, गांव रोहेरी। वैसा यूपी के महोबा में एक मामूली विवाद ने अचानक से ही हिंसक रूप ले लिया, जब जुआ खेलने को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। मामला जो है शहर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर देखते ही देखते दोनों पक्षों में जमकर पथराव शुरू हो गया। सरेआम भीड़ भाड़ वाले इलाके में हुई इस घटना से अफरा तफरी मच गई और महिलाएं, बच्चे समेत दर्जन भर लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत ही पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद से मौके पर पहुंची पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके हालातों को काबू में किया। घायलों को यूपी 112 और एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक महिला और एक मासूम की हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है, जबकि अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। पुलिस ने इस मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। यहाँ पे ये हो गए, खुद के आपस में लड़ गए, ये लोगों ने पत्थर एक दूसरे का मारने लगे। हमोरे ने अपनी दुकान उकान समेट दिए, फिर चौकी इंचार्ज आए, उनने सबको भगाए। दो से 112 नंबर आई। कितने लोग थे ये? कितने लोग? ये है कम से कम 30-35 लोग। फोटो में रहते थे क्या? हैं? फोटो में रहते थे? अरे यहीं पे सब पड़े रहते थे सामने। कौन है ये? घुमंतू प्रजाति के लोग? अब हमें ये नहीं पता कि घुमंतू प्रजाति के हैं कि कौन है। घायल कितने हुए? अब घायल का हमें पता नहीं, हम मिठाई से देख, बोतल तो दे दे बेटा। कुछ घायल है, जिसमें सब महिलाएं, कुछ पुरुष और कुछ बच्चे हुए हैं, जिसमें से एक महिला को बहुत गंभीर चोट लगी हुई है। उसका फर्स्ट एड करके हायर सेंटर के रेफर कर दिया गया है। बाकी लोगों को भर्ती कर दिया गया है। सर में काफी चोटें लगी। इन लोगों के आपसी झगड़े की वजह से काफी गंभीर चोट है। अब ये तो वही लोग बता पाएंगे इस बारे में, लेकिन लगता है पत्थर से, लाठी और डंडे से। तो वहीं सुल्तानपुर के नीरज कुमार सरोज ने यूपीएससी परीक्षा पास करके सब रजिस्ट्रार का पद जो है हासिल करके अपने परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। 5 साल की कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद से मिली इस सफलता ने सबके सफर को खास बना दिया है। नीरज कुमार सरोज हाल ही में अंबेडकर नगर पहुंचे, जहां अंबेडकर पूरे इलाके में अपने मित्र ऋषभ सोनकर से मिलने पहुंचे और इस मौके पर उनके मित्र के परिवार में उनका जोरदार स्वागत किया गया और उनकी उपलब्धि पर खुशी जाहिर की गई। नीरज ने बताया कि उनकी शुरुआत शिक्षा अंबेडकर नगर में हुई है और संघर्ष के दिनों में उनके मित्र और उनके परिवार का भरपूर साथ मिला है। उन्होंने कहा कि इस सफलता में उनके माता पिता के साथ साथ मित्रों का भी अहम योगदान रहा है। पुलिस विभाग ने इंस्पेक्टर पिता का बेटा नीरज ने कहा है कि ये उनकी मंजिल नहीं बल्कि एक पड़ाव और वो आगे भी अपने लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास जारी रखेंगे। सरोज है, मैं सुल्तानपुर जिले का रहने वाला हूँ। मैं अभी अपने दोस्त ऋषभ के यहाँ आया हूँ, तो बहुत खुशी लग रही है कि ये अपना घर जैसा है। मैं बहुत दिन बाद आ रहा हूँ अम्बेडकर नगर से। मैं 2007 से 2012 तक यहाँ रहा हूँ। भरपूर बहुत मेरी यादों से जुड़ा हुआ है। सेंट जॉन्स स्कूल से मैं पढ़ा लिखा हुआ हूँ, यहाँ पे बेसिक मेरी हुई है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि शहर से जितनी यादें जुड़ी हुई हैं, आप एक प्रशासनिक पद लेकर आते हैं और घर पर आते हैं यहाँ पे, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे।
इसलिए। कैसा कब कितना लंबा संघर्ष रहा, कब से तैयारी शुरू की आपने? सर मैंने 2018 में बीएससी मैथमेटिक्स इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद 2021 मैंने एलएलबी पास आउट किया। उसके बाद मैंने कुछ दिन जुडिशरी की भी तैयारी की। उसी बीच मैं प्रिपरेशन करता रहा, लेकिन जुडिशरी से थोड़ा मेरा मोह भंग हो गया क्योंकि पापा पुलिस इंस्पेक्टर हैं, तो फिर एक थोड़ा सा रुझान मेरा प्रशासन की तरफ आया, तो मैं उसी समय से तैयारी लग गया। तो फाइनली मुझे 2024 में सफलता मिली। तो यही है कि शुरू में प्री नहीं निकला था तो थोड़ा सा डिमोटिवेशन आदमी हो जाता है, लेकिन ये था कि आप अपनी कमियों पे बेसिक्स पे काम करते हैं तो धीरे धीरे वो आपको मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। कितने साल का? मिर्जापुर में टोल प्लाजा के विरोध को लेकर चल रहा धरना अब सियासी टकराव में बदलता नजर आ रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शिव कुमार सिंह के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पर चल रहा धरना 10वें दिन भी जारी था, लेकिन देर रात प्रशासन ने इसे खत्म करने की कोशिश की। आरोप है कि करीब रात 10:30 बजे भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों पर दबाव बनाना और जबरन धरना समाप्त करना। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने पुलिस पर धक्का मुक्की और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया आरोप लगाए। प्रदर्शनकारी ने विंध्याचल क्षेत्र के कथित फर्जी टोल प्लाजा हटाने और स्थानीय लोगों के लिए 20 किलोमीटर तक फ्री पास जारी करने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये आम जनता के साथ अन्याय है और वो इस मुद्दे पर पीछे हटने वाले नहीं हैं। फिलहाल इस घटनाक्रम के बाद से मिर्जापुर में सियासी माहौल गर्म है और आगे विरोध तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। हरदोई के देहात कोतवाली क्षेत्र में एक बेहद ही दर्दनाक सड़क हादसा जो है वो सामने आया है, जहां पर बाइक सवार युवक की जलकर मौत हो गई है, जबकि एक नाबालिग समेत 2 लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक हरियाव गांव निवासी अमित कश्यप अपने बेटे और नाबालिग बच्चे के साथ बाइक से हरदोई की ओर जा रहे थे और जैसे ही वो भूरा टिकुरी के पास पहुंचे, अचानक से ही सड़क पर एक कुत्ता आ गया, जिससे बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक में तुरंत ही आग लग गई। हादसे के दौरान तीनों सड़क पर गिर गए और आशंका है कुछ समय से अचेत हो गए और इसी बीच अमित कश्यप आग की चपेट में आ गए। मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद से स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के बासडी कोतवाली क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पुलिस पर एक महिला के साथ मारपीट करने का गंभीर आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद की सूचना पर डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची थी और इसी दौरान पुलिसकर्मियों ने एक व्यक्ति को हिरासत में लेने की कोशिश की, जिसे रोकने पहुंची महिला के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई। आरोप है कि सिपाही ने महिला को लात घूंसों से पीटा, जिसकी पूरी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। पीड़ित पूजा पटेल का कहना है कि मामला पहले से सिविल कोर्ट में लंबित है, जिसके बावजूद भी पुलिस एक तरफा कार्रवाई की है। महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि वो गर्भवती है, फिर भी उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई है और मेडिकल जांच की मांग को भी नजरअंदाज कर दिया गया है। फिलहाल मामले ने तूल पकड़ लिया है और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं और अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच होती है या नहीं। और चाचा के साथ लड़ाई हुई थी, 112 नंबर नहीं आया और मतलब चाचा के पकड़ के ले जा रहे थे। मैं गई छुड़ाने के लिए तो सुजीत कुमार बासडी थाना से पुलिस सिपाही थे और वो मुझे मारने लगे। मैं मारते मारते मैं बोली कि सर मैं मतलब पेट से हूँ, तो फिर भी 2 पैर से भी मतलब 2 पैर पेट में भी मार दिया मुझे और महिला पुलिस भी नहीं थी उसमें। और चाचा के साथ लड़ाई हुई थी, 112 नंबर नहीं आया और मतलब चाचा के पकड़ के ले जा रहे थे। मैं गई छुड़ाने के लिए तो सुजीत कुमार बासडी थाना से पुलिस सिपाही थे और वो मुझे मारने लगे। मैं मारते मारते मैं बोली कि सर मैं मतलब पेट से हूँ, तो फिर भी 2 पैर से भी मतलब 2 पैर पेट में भी मार दिया मुझे और महिला पुलिस भी नहीं थी उसमें। बलिया जिले से एक प्रेरणादायक लेकिन भावुक कर देने वाली खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर कोलंबस इंटरनेशनल स्कूल की छात्रा श्रेया सिंह ने कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 98% अंक हासिल करके जिला में टॉपर बनने का गौरव प्राप्त किया है। हालांकि इस बड़ी सफलता के बावजूद भी एक तकनीकी त्रुटि ने उनकी खुशी को पूरी तरह से फीका कर दिया है।
खबरों की माने तो गलती से किसी अन्य संस्था के छात्रा का नाम जो है टॉपर के रूप में प्रकाशित हो गया है, जिससे श्रेया और उनके परिवार की मासूमियत का सामना करना पड़ा है। बाद में जब अगले दिन सही जानकारी प्रकाशित हुई तब श्रेया के चेहरे पर फिर से खुशी लौट आई है। विद्यालय का परीक्षा परिणाम जो है 100% रहा, जिसमें कई छात्रों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त करके स्कूल का नाम रोशन किया है। विद्यालय के प्रधानाचार्य आरपी पांडे और प्रबंधन ने सभी सफल विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। सर, मैं आरपी पांडे, प्रिंसिपल ऑफ कोलंबस इंटरनेशनल स्कूल सिसवार बलिया, आप लोग यहाँ हैं। स्पेशली सर, बात करने का मकसद यही था ना कि 15 तारीख को सीबीएसई का रिजल्ट है। आपको पता है सबको, पूरे ऑल ओवर इंडिया का सीबीएसई का क्लास 10th का रिजल्ट अनाउंस हुआ। हमारे यहाँ भी रिजल्ट आया, सब लोगों ने देखा। मेन दिक्कत हुई कि हमारे यहाँ सर रिजल्ट 98% श्रेया सिंह ने हाईएस्ट स्कोरिंग करके टॉप किया, जबकि पेपर में दिखाया गया कि दूसरे स्कूल के बच्चे 96 या 7% ला के टॉप किए। ये बड़ा अफसोसजनक था, क्योंकि स्कूलिंग सिस्टम में ये अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए गलत न्यूज फैलाना, जिसने दिया वो तो गलत किया, लेकिन जो समाज के चौथे स्तंभ आप लोग कहे जाते हैं, उन लोगों ने, कुछ लोगों ने ये कृत्य किया है कि गलत लगता है कि हमारी बच्ची जो 98% स्कोर की है उसको न दिखा के किसी दूसरे स्कूल का दिखाना कि ये टॉप कर लिया, ये टॉप कर लिया है, ये गलत लगा। क्योंकि सर स्कूल तो वेलफेयर के लिए है। ये जैसे हमारा खुद हमारे एमडी सर का मेन एम होता है एजुकेशन फर्स्ट। हर साल सर कम से कम मोर देन 25% जो सरकार का एम है कि हम फ्री ऑफ कास्ट बच्चों को पढ़ाएं, हम लोग उस पे करते हैं। एसए साहब के यहाँ से लिस्ट आ जाती है, हम लोग एडमिशन करते हैं और हर साल करते हैं, चलाते हैं। लेकिन ये जो फेक न्यूज फैलाना, ये कहीं न कहीं समाज से ये पत्रकारिता का जो है मोरल ना, उसको डाउन किया है। इनको लोगों को समझना चाहिए। आज पेपर में हमारे स्कूल को निकाला गया है, लेकिन 16 को हमारे स्कूल का नाम तक नहीं था, लोगों ने फेक न्यूज चलाया। आज जो लोग निकाले हैं उनको शर्म आनी चाहिए। सर, मैं तो वहीं यूपी के बदायूं में सिविल लाइन थाना क्षेत्र में कचहरी के पास दिन दहाड़े युवक को गोली मार दी गई है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। घायल युवक को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक अपने पिता के साथ कोर्ट में केस की नकल लेने आया था और लौटते समय वारदात को अंजाम दिया गया है। मरने से पहले युवक ने तीनों आरोपियों के नाम भी बताए थे। घटना एसएसपी कार्यालय से कुछ ही दूरी पर होने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। प्रभारी निरीक्षक के अनुसार घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले लोग मौके से फरार हो गए हैं। मृतक के पिता की तहरीर पर 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। शुरुआती जांच में पुरानी रंजिश की घटना की वजह माना जा रहा है। अयोध्या में सोशल मीडिया पर 19 अप्रैल से 31 मई तक अत्यधिक आपातकालीन चेतावनी और तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचना और 70% यूवी किरणों सीधे पड़ने जैसी जानकारी तेजी से वायरल हो रही है। हालांकि ऐसी अत्यधिक आपातकालीन चेतावनी को लेकर भारतीय मौसम विभाग या फिर सीडीडी की ओर से कोई भी अधिकारिक पुष्टि जो है वो नहीं हुई है। गर्मी और लू को लेकर सावधानी बरतनी जरूरी है, लेकिन मोबाइल फटने का खतरा, कार का फ्यूल टैंक पूरा ना भरवाना या फिर 70% यूवी किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ने जैसे दावे वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं हैं। विशेषज्ञों के अनुसार गर्मी के मौसम में सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक तेज धूप से बचना, पर्याप्त पानी पीना, हल्का भोजन करना और छाछ नींबू पानी लेना और जरूरत पड़ने पर बाहर निकलना ही सबसे सुरक्षा उपाय है। प्रशासन और मौसम विभाग के अधिकारी सलाह आने पर ही ऐसी सूचनाओं को सही माना जाना चाहिए और अपुष्ट संदेशों को बिना पुष्टि आगे बढ़ाने से बचना चाहिए। पीलीभीत में पुलिस लाइन परिषद में पासिंग आउट परेड की तैयारियां तेज हो गई हैं। पासिंग आउट परेड के बाद से जनपद के सभी थानों में जल्द ही नए रिक्रूट आरक्षियों को तैनाती भी की जाएगी। कुल 700 नए आरक्षी विभिन्न थानों में पहुंचेंगे, जिसमें से 475 पुरुष आरक्षी और 125 महिला पुलिस आरक्षी शामिल है। नए आरक्षियों की तैनाती से थाने की कार्यक्षमता और कानून व्यवस्था को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। देखिए, जनपद पीलीभीत में समस्त थानों पर कुल
600 आरटीसी रिक्रूट्स को भेजा जाएगा जो आरक्षी के पद पर थानों में ज्वाइन करेंगे। इनमें 475 पुरुष आरक्षी हैं एवं 125 महिला आरक्षी हैं। इन समस्त आरक्षियों को थाने पर कुछ माह के प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा, जिसमें सभी थानों में नियतन के अनुसार इनकी तैनाती कर दी गई है और इनकी पासिंग आउट परेड जल्द ही कुछ दिनों में कराई जाएगी, जिसके बाद ये जनपद में अपनी सेवाएं देंगे। देखिए, जनपद पीलीभीत में समस्त थानों पर कुल 600 आरटीसी रिक्रूट्स को भेजा जाएगा जो आरक्षी के पद पर थानों में ज्वाइन करेंगे। इनमें 475 पुरुष आरक्षी हैं एवं 125 महिला आरक्षी हैं। ललितपुर से खबर है, जहां पर देर रात आधा दर्जन दबंगों द्वारा लाठी डंडों के साथ गांव में हंगामा करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि दबंगों ने गांव में पहुंचकर गाली गलौज करते हुए दहशत का माहौल बना दिया है, जिससे ग्रामीण अपने घरों में दुबकने को मजबूर हो गए। घटना का पूरा घटनाक्रम जो है वो वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद से पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान की जा रही है। वहीं अमरोहा में आजाद मार्ग पर तेज रफ्तार कार जो है अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई है। हादसा जो है अंबेडकर पार्क के सामने हुआ, जहां पर टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसा भीड़ भाड़ वाले इलाके में होने के बावजूद कई लोग बाल बाल बच गए, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद से मौके पर भारी भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद क्षतिग्रस्त कार को हटाकर यातायात सुचारू करवाया। हादसे में कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। वहीं बरेली में लाल फाटक क्षेत्र के कंधारपुर गांव की मुख्य सड़क लंबे समय से बदहाल स्थिति में है, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी देखी जा रही है। बिथरी विधानसभा क्षेत्र में आने वाली सड़क की हालत इतनी खराब है कि लोगों का पैदल चलना भी काफी मुश्किल हो जाता है। ग्रामीणों के अनुसार सड़क पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हैं। बरसात के दौरान यही सड़क तालाब में तब्दील हो जाती है और ऐसे में रोजाना गुजरने वाले लोगों को खतरे के बीच आवागमन करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क की मरम्मत को लेकर कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। और साथियों, आज हम बात करेंगे ऐसी सड़क का जिसके साथ जितना सौतेला व्यवहार किया जा सकता है उतना सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। सालों हो गए पर ये रोड नहीं पड़ी और जगह भी बहुत वीआईपी जगह है, जो कि कांदरपुर चौराहा है। कांदरपुर चौराहे से जैसे ही आप श्रीपाल की लस्सी से सीधे जाएंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, सालों हो गए ये रोड नहीं पड़ी। कीचड़ जब बारिश होती है तो पानी घुटनों तक आता है। लोगों ने खुद के पैसों से इकट्ठा कर कर अपने घर के आगे जो गट्टा डलवा सकते थे गट्टा डलवाया है। प्रशासन का ध्यान इस रोड की तरफ क्यों नहीं है, जानेंगे लोगों से और रोड का हाल भी अभी दिखाएंगे। और बरसात में इसका हाल ऐसा हो जाता है जैसे कि गड्ढे में गिरकर किसी आदमी के संग कई लोगों के साथ यहाँ गिरकर हाथ टूटने और पैर टूटने की घटना हो चुकी है। आइए जानते हैं आसपास के व्यापारियों से और दिखाते हैं इस रोड का हाल। हम इस टाइम श्रीपाल लस्सी वालों के पास हैं, जो काफी मशहूर लस्सी के नाम से फेमस है। इनकी दुकान के सामने की रोड है और कब से ये रोड नहीं बनी, क्या क्या दिक्कतें आती है इस रोड से, बताइए आप। बहुत ज़्यादा बारिश के टाइम में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, बहुत ज़्यादा जल भराव हो जाता है और बहुत ज़्यादा समस्या होती है। करीब 10 साल से रोड नहीं बनी है। 10 साल हो गए रोड नहीं बनी। क्या इस रोड के ना बनने से कईयों के हाथ पैर भी टूटे हैं? बहुत ज़्यादा चोट लगती है बारिश के टाइम में। 10 साल से ये रोड नहीं बनी। सौतेला व्यवहार इस रोड के साथ जितना यहाँ के जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, मेरे ख्याल से किसी ने आज तक नहीं किया। कब से रोड नहीं है? मैं तो देख रहा हूँ कम से कम 4-5 साल हो गए ऐसे ही। नहीं, मुझे बताया श्रीपाल जी ने 10 साल हो गए। हाँ, ज्यादा ही हो गए सर, इतना ही है गया। तो इतना सौतेला व्यवहार इस रोड के साथ कांदरपुर में क्यों हो रहा है? पता नहीं सर, काफी कोशिश की सब लोग, ये हमारे सामने वाले हैं, डीएम के पास भी कई बार गए हैं, सारी बातें करी हैं, लेकिन ये रोड पड़ने में नहीं आता है। बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखिए कितनी परेशानी, 10 साल से ये रोड नहीं पड़ी है और बिथरी में सरकारें भी बदली, विधायक भी बदले, लेकिन इस रोड के साथ जो सौतेला व्यवहार है वो जारी है। कब से दुकान है आपकी इस रोड? मेरी दुकान है सर 2019 से। तो ये रोड कब से नहीं पड़ी? ये रोड मैंने तो जब से ऐसी देखा है और इतनी परेशानी है इस रोड पर। आए दिन बारिश का पानी है, नाले का पानी है, गंदगी, गड्ढे, इधर रोज बच्चे स्कूल से जाते हैं। मतलब ये रोड पूरे गांव में सबसे चलने वाला ज्यादा रोड है और इतना खराब रोड मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। कितना लंबा रास्ता है यहाँ, कितनी दूरी तक जाती है रोड? ये रोड है श्रीपाल भैया की लस्सी की दुकान से लेकर और वो जानकी की पुलिया तक। लगभग 10 साल के लगभग मान लीजिए रोड नहीं पड़ी। इतना सौतेला व्यवहार इस रोड के साथ क्यों होता है, कुछ जानकारी है आपके पास? हर जगह रोड पड़ गई, सरकार की योजनाएं बड़ी अच्छी अच्छी आई हैं। योजनाएं तो सर चलती रहती हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ क्या बताया जाए, ना प्रधान आकर यहाँ पर झांकने को तैयार हैं,
बस बोर्ड का जब टाइम नजदीक होता है तो आना जाना लगा रहता है, उसके बाद कोई भी आने को तैयार नहीं है। देखिए बताया जा रहा है जिस तरीके से चुनाव आते हैं, चुनाव में तो सब लोग यहाँ आते हैं, लेकिन इस रोड के साथ जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है इसके बारे में हम जड़ से जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग बताने में थोड़ा झिझक भी रहे हैं। लेकिन आप खुद इस रोड को देख सकते हैं, 10 साल से रोड नहीं पड़ी। ये विकास बरेली के अंदर है। देखिए हम इस टाइम है किशोर जी के दुकान के बिल्कुल सामने और व्यापारी इकट्ठे हुए हैं, काफी सालों से ये भी दिक्कतों में है और किशोर जी यहाँ के एक चर्चित चेहरे हैं। किशोर जी, कब से रोड नहीं बनी है? ये कई साल हो गए जो रोड इस टाइप से खराब है और किसी प्रकार की सुनवाई नहीं है। कई बार विधायक और सांसदों के पास भी गए, प्रधान के पास भी गए, पर इसकी कोई सुनवाई नहीं है। यही कह के टाल दिया जाता है कि काम हो जाएगा। देखिए आपने प्रयास किया इस रोड के लिए? जी, मेरा नाम इरशाद अली है, मैं यहाँ का दादा इलाही रहने वाला हूँ। यहाँ पाठशाला है, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, बहुत दिक्कत होती है बरसात में। तो करीब 10 साल से हम ये देख रहे हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं, वादा करते हैं, वोट ले जाते हैं। भोली भाली जनता है यहाँ की, उनके कहने पे लोग वोट कर देते हैं। उसके बाद वो जीतने के बाद में इधर मुड़ के देखते नहीं है। यहाँ के बच्चों की बहुत समस्या है, महीने निकलते हैं और निकलते हैं, सब दिक्कतें आती हैं। बरसात में इतना पानी भर जाता है और मेन रास्ता यही है यहाँ से निकलने की। तो हम लोगों को पूरे गांव में का मेन रास्ता यही है। आप ये भी रोड ले लो, आप उधर से आओगे वो भी रोड खराब है, तो चैरिटी वाला रोड भी खराब है। तो ये बड़े बड़े नेता भी रह चुके हैं हमारे यहाँ और बड़े बड़े वादे करते हैं। तो यहाँ की सब जनता बेचारी सी उससे उन्हें वोट कर देती है कि आने वाले समय में हमारा भविष्य अच्छा होगा, अच्छी रास्ता मिलेंगी, अच्छे लोग मिलेंगे, हमें यहाँ से निकलेंगे, हमारी उन्नति होगी, हमारे गांव में खुशहाली होगी, अच्छे रास्ते से निकलेंगे हम। और यहाँ इसके और लोगों को दिक्कत झेलना पड़ती है, गड्ढे में निकलना पड़ता है। देखिए कभी ऐसा हुआ है किसी के हाथ पैर में चोट वोट लग गई है? हाँ, कई गाड़ियाँ गिर जाती हैं यहाँ पे, गाड़ियाँ गिर जाती हैं जब पानी भरता है, तो यहाँ गाड़ियाँ गिर जाती हैं। काफी लेडीज भी गिरी हैं यहाँ पे और नेता लोग आते हैं, उनसे उसकी शिकायत करी जाती है तो सुनी अनसुनी कर देते हैं। देखिए इस टाइम सांसद हैं नीरज मौर्य जी और विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के मित्री के राघवेंद्र शर्मा जी। इस वीडियो के माध्यम से हम जनता की जो आवाज है वो उठा रहे हैं और निवेदन करते हैं दोनों जनप्रतिनिधियों से कि इस रोड की तरफ सौतेला व्यवहार ना किया जाए, ये रोड बनाई जाए। 2027 का चुनाव है, ध्यान रखा जाए कि सरकारें बनाने में और बिगाड़ने में पब्लिक का ही हाथ होता है। धन्यवाद। मैं बरेली से विनोद जोशी, डेली 24 भारत के। वहीं यूपी के पीलीभीत में थाना अमरिया क्षेत्र में गैस एजेंसी पर दबंगों द्वारा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बिना बुकिंग गैस सिलेंडर लेने पहुंचे कुछ लोगों का एजेंसी कर्मचारियों में विवाद हो गया, जिसके बाद से दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। घटना के दौरान लाठी डंडे और लात घूंसे चले, जिसमें गैस एजेंसी के कर्मचारियों को चोट आई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद से पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आगे की जारी है। वहीं एटा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक 18 अप्रैल को थाना जसरतपुर का औचक निरीक्षण कर सकते हैं और ऐसे में व्यवस्थाओं का जायजा और साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान थाना परिषद में मैस, बैरक और साथ ही अभिलेख प्रबंधक और मलखाना, शस्त्रगाह, हवालात, महिला सहायता डेस्क और मिशन शक्ति केंद्र, इसके साथ ही कक्ष को भी मॉनिटरिंग की गई है और वहीं रजिस्टरों की भी संख्या की जांच की गई है। इसके साथ ही एसएसपी ने थाना परिषद और शौचालय की साफ सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जनसुनवाई में प्राप्त प्रार्थना पत्रों के गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण पर विशेष जोर दिया। उन्होंने महिला सहायता डेस्क पर आने वाली शिकायतों के प्रति संवेदनशीलता बरतने और अभिलेखों के सुव्यवस्थित रखरखाव के मिशन शक्ति के तहत संचालित गतिविधियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश भी दिए हैं। यहाँ पर एसएसपी का थाना जसरतपुर का औचक निरीक्षण किया है और अभिलेख और साथ ही व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। सुरक्षा व्यवस्था और जनसुनवाई पर विशेष जोर दिया गया। इसके साथ ही मिशन शक्ति को प्रभावित बनाने के निर्देश भी दिए हैं। साफ सफाई का भी जायजा लिया है और ऐसे में अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किया गया है। तो वहीं थाना विकास नगर क्षेत्र में हुई आग की घटना को लेकर सोशल मीडिया पर प्रसारित भ्रामक सूचनाओं को संबंधित में पुलिस की ओर से स्थिति जो है स्पष्ट की गई है। इस मामले में पुलिस उपायुक्त पूर्व द्वारा अधिकारित बयान जारी करके जन समस्या से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है। पुलिस की ओर से कहा गया है कि घटना से संबंधित तथ्यों की जांच की जा रही है और बिना पुष्टि के प्रसारित की जा रही सूचना भ्रामक है। ऐसे संदेशों को साझा करने से बचने की सलाह दी गई है। साथ ही आम नागरिकों से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की अपुष्ट जानकारी पर
पर विश्वास न करें और केवल अधिकारित स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं पर ही भरोसा करें। अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। नगर थाना क्षेत्र में 15 तारीख को एक आग लगने की घटना हुई थी, जिसके संबंध में कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स द्वारा लगातार भ्रामक एवं बिना पुष्टि किए सूचनाएं चलाई जा रही थी। पहले भी पुलिस द्वारा इस संबंध में चेतावनी जारी की गई थी एवं कल थाना विकास नगर पर 2 मुकदमे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जो कि भ्रामक सूचनाएं चला रहे थे उनके विरुद्ध पंजीकृत किए गए हैं। आप सभी से अपील की जाती है कि कोई भी सूचना बिना वेरीफाई किए अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर उसको न चलाएं एवं भ्रामक सूचना अपने अकाउंट्स में चलाने से बचें। नगर थाना क्षेत्र में 15 तारीख को एक आग लगने वहीं उन्नाव जनपद में लगने जा रही स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटरों को लेकर उपभोक्ताओं में लगातार नाराजगी बढ़ती जा रही है। अत्यधिक बिलिंग, बिना पूर्व सूचना बिजली कटौती और सर्वर फेल होने जैसे समस्याओं से परेशान सैकड़ों उपभोक्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उपभोक्ताओं का कहना है कि स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद से बिजली बिल पहले की तुलना में 2 से 3 गुना तक बढ़ गई है, जबकि घरेलू खपत में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। साथ ही प्रीपेड बैलेंस खत्म होते ही बिना सूचना बिजली काट दी जाती है, जिससे बच्चों की पढ़ाई और मरीजों की देखभाल प्रभावित हो रही है। रिचार्ज करने के बावजूद भी सर्वर की तकनीकी खराबी के कारण कई बार बैलेंस समय पर अपडेट नहीं होता और लोगों को घंटे अंधेरे में बैठना पड़ रहा है। उपभोक्ताओं ने मीटर की तकनीकी जांच करने, बैलेंस खत्म होने से कम 24 घंटे पहले सूचना देने और जिला स्तर पर विशेष हेल्पलाइन डेस्क स्थापित करने की मांग की है। नारायण सेवा संस्था की तरफ से हजारों उपभोक्ताओं, लाखों उपभोक्ताओं, उन्नाव जनपद के व पूरे प्रदेश के उपभोक्ताओं में जो स्मार्ट मीटर के बिजली के बिल को लेकर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, उन समस्याओं को लेकर आज हम सबने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को संबोधित ज्ञापन दिलाने, जिसमें हम सबके द्वारा मांग की गई है कि स्मार्ट मीटर के द्वारा जो वित्तीय अन्यताएँ की जा रही हैं, इसको लेकर स्मार्ट मीटर को वापस किया जाए। और जिस तरह से आप सब जान रहे हैं कि उपभोक्ता प्रतिदिन कहीं ना कोई शिकायत कर रहा है कि मेरा बिल 4 गुना पहले से आ रहा है, एक दिन का 22-22 हज़ार रुपया बिल आना, 25-25 हज़ार बिल आना, बिना किसी सूचना के बिजली काट देना, रिचार्ज कराने के बाद भी 24-24 घंटे बिजली ना आना। ये बहुत समय से हो रहा है, लेकिन यहाँ के न किसी नेता को न किसी संस्था को समाज की कोई परवाह नहीं, सब अपनी अपनी सेंक रहे हैं। ठीक है, पहले तो ये हमारी जनता इतनी त्रस्त हो रही है, इतना परेशान हो रही है, जिसके लिए सही आवाज़ उठाने के लिए आज हमारे भैया हमारे साथ आए हुए हैं। और हम ये कहेंगे कि जब से स्मार्ट मीटर लगा, जब स्मार्ट मीटर लगना था तो उन लोगों ने कहा कि इसमें कोई कुछ नहीं है, दिक्कत नहीं है, सब नया है, सब डिजिटल है, आप लगवाइए। जब लगवाया गया तो हर महीने वो 8,000 10,000 देने लगे। उसके बाद जब वहाँ गए तो जो नवंबर दिसंबर का बिल हम लोगों ने पे किया है, उसके लिए भी जेई कहता है कि पिछला जो आपने चलाया है लाइट उसका देना पड़ेगा, तो वो मार्ग। वहीं यूपी के फिरोजाबाद में स्मार्ट मीटर व्यवस्था आम जनता के लिए लगातार सिरदर्द बनती जा रही है। कड़ाके की धूप में लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए घंटों लाइन में खड़े रहने को मजबूर हैं, लेकिन इसके बावजूद भी राहत नहीं पा रहे हैं। शहर में स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। उपभोक्ताओं का आरोप है कि एडवांस पेमेंट जमा करने के बाद भी कई घंटों तक बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो रही है। रामपुर विद्युत विभाग की ओर से सर्वर की समस्या बताकर लोगों को वापस भेजा जा रहा है, जिससे आम जनता में नाराजगी बढ़ती जा रही है। लोगों का कहना है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद भी उन्हें अपने जरूरी काम छोड़कर बार बार विभाग के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन घंटों लाइन में लगने के बावजूद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।